हेलो दोस्तों, देखिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सारे 2-3 फार्मूले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे और किए हैं और उनको देखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग टाइप के 2 या 3 तरीके से, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में, हम लोगों के जीवन में क्या उसका महत्व है, वो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं या इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी है। तो हर चीज़ का मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, इसीलिए इसका इन्वेंशन हुआ है, इसीलिए हर चीज़ें मतलब उसको हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग ये जो फार्मूले पढ़ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वो कहाँ यूज़ होंगे। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अभी 6-7 वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो चीज़ें थी हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। हाई स्कूल में एक यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ करते हैं, वो भी एक चैप्टर है उसमें। वहाँ एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो कैसे मतलब वहाँ पे लोग से मैं देखता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस नाम सुनते ही बच्चे थोड़ा घबराते हैं कि अरे यार ये क्या आ गया। लेकिन उसमें सबसे सरल जो सबसे चैप्टर है वो हाई स्कूल का, वो हाइट एंड डिस्टेंस है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें, उसको समझने की ज़रूरत है। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअली जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो एक ही यूज़ में दिखाया है वहाँ पे, वो एक चैप्टर ही ले लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। एंड दूसरा जो बहुत सारी जगह यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अभी इसको मैं जिक्र करूँगा। तो आप आगे देखते हैं क्या क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। पहला तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जो इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंगें बनाते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, उनमें वो हाइट कैलकुलेट करते हैं, हाइट, डिस्टेंस और स्लोप। देखिए 3 चीज़ों का बहुत ही महत्व है, हाइट, डिस्टेंस और स्लोप। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, डिस्टेंस कितनी है, उसका स्लोप क्या है। तो वहाँ पे जो आप देखते होंगे कि जब हमें इस चीज़ को एक्यूरेसी जब हमको ज़रूरत पड़ती है स्लोप की या हाइट की, जहाँ पे एक एक्यूरेटली उनको ज़रूरत पड़ता है, तो हम उसको नापने के लिए हम लोग थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट एक होता है, आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं जहाँ बिल्डिंग बन रही होगी वहाँ 3 टांग वाला एक टोपी लगाए हुए 2-3 लोग, एक डंडा लिए रहता है, एक वो रहता है, वो एक टेलीस्कोप लिए हुए, वो उसी उसमें ट्राइपॉड लगा होता है, उसी पे वो टेलीस्कोप रखा रहता है, उसको वो सेट करते हैं। सेट करके वो उसका एंगल मेजर करते हैं उस बिल्डिंग का, हाई राइज बिल्डिंग का। तो वो वही एंगल मेजर करके तो उसकी बिल्डिंग की हाइट नाप के निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए हाइट, डिस्टेंस एंड स्लोप 3 चीज़ है यहाँ पे। और हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है वो 3 चीज़ें होती हैं, हाइट है, डिस्टेंस है एंड स्लोप है। हमने कहा 3 साइड्स होती हैं और एक राइट एंगल होता है और उसमें एक एंगल लेते हैं। तो और एक राइट एंगल, जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री समझिए उसमें एक राइट एंगल आता है। आपने हमको बताया था, तो आपने देखिए ये चीज़ है यहाँ पे, आप हम बना लेते हैं इसको, ये राइट एंगल बना लिया, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, इसको नाम दे देते हैं ABC। यही जो BC है यही हाइट है, यही हाइट है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस है, ये A से B डिस्टेंस, ये हाइट हो गई, ये कहलाता है स्लोप। देख लीजिए, हम जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो सर्वे करते हैं, सर्वे में वो यूज़ करते हैं थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का, और उसका यूज़ करके वो स्लोप फाइंड करते हैं। जब आपको स्लोप मालूम हो गया और ये कांस्टेंट डिस्टेंस से वहाँ से जो हाई राइज बिल्डिंग है
उसकी डिस्टेंस एक कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, उसको ये नोन होता है, ये जानकारी हो गई और ये स्लोप की जानकारी हो गई, तो हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन दिस, हाइट अपॉन बेस। अगर आपको ये एंगल जो स्लोप पता हो गया, ये स्लोप कहाँ से पता चलता है? थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट से। आप ऐसे अपने आंख से ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी हाइट बिल्डिंग की, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि थियोडोलाइट मीटर लगाते हैं, और ये स्मार्ट मीटर होता है, आजकल डिजिटल भी आ रहा है उसमें। वो सारी चीज़ें वो जो सर्वेयर होते हैं वो एंगल को मेज़र करते हैं और वो डिस्टेंस पे एक ले लेते हैं, और लेके वो जिससे कि अब हाइट नापनी है तो आप कोई फीता लगा के नहीं नाप पाओगे उसको, इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक्यूरेसी लाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, थियोडोलाइट मीटर। और वहाँ पे जो सर्वेयर होते हैं, वो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं और उससे वो क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। और स्लोप निकाल के, और ये जो आपका एक डिस्टेंस पता रहता है, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी? हाइट इज इक्वल टू बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा इंटू बेस। यही फार्मूला यूज होता है, यही पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में फार्मूला यूज होता है। कभी कभी ये डिस्टेंस भी दी होती है, एक डिस्टेंस मालूम रहेगी तो हाइट निकाल सकते हैं, या ये डिस्टेंस अगर हाइट अगर गिवन है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो मतलब 3 अननोन है, उसमें से 2 नोन होते हैं, तो तीसरा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। वो इसीलिए हम एक चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अभी डिटेल में बताऊंगा। इसमें 2 चीज़ होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जिसे कहते हैं हिंदी में उन्नयन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं हिंदी में अवनमन कहते हैं। जो हिंदी से लोग पढ़ते हैं वो उन्नयन को पढ़ते रहते हैं, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन को वो पढ़ते रहते हैं अवनमन कोण। मतलब ये दो ही एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये लगभग हाई स्कूल में आता है, वो हाई स्कूल के स्टैंडर्ड का है। तो ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें उस आपके हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी के लिए हमने ये कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। बहुत बड़े स्तर पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जो सब्जेक्ट है वही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। तो इसलिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एनालाइजिंग वेव्स। जितनी भी वेव्स हैं सब साइनोसॉइडल होती हैं। जितनी भी वेव्स हैं वो साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी वेव्स, पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही साइन वेव से डिपेंडेंट है। वो पूरा हर कैलकुलेशन साइनोसॉइडल है वहाँ पे। अब जैसे साइनोसॉइडल वेव क्या होती है, मैं इसको भी बताऊंगा आगे क्लास में। ये इस तरह की वेव्स होती हैं। ये यहाँ पे एंगल 0 होता है, ये π/2 एंगल पे ये 1 होता है वैल्यू, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π। इसका एक साइकिल 2π का होता है। तो ये कैसे वेव्स बनती है ये भी मैं अगली क्लास में, ये 11th में आ जाता है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो 11th के देखते हुए होगी। अभी तक हाई स्कूल के लिए इतना ही काफ़ी था। तो फिजिक्स एनालाइजिंग वेव्स, फोर्स में भी अगर फोर्स किसी डायरेक्शन पे लगा हुआ है, वहाँ भी उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वहाँ पे भी फोर्सेस में भी साइन का यूज होता है और कास का यूज होता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही करते हैं। मोशन में भी यहाँ होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब आप कोई बॉल फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं, तो किस एंगल पे हम फेंकें कि वो मैक्सिमम रेंज पे जाता है, वो कौन सा एंगल है, वो कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कितना महत्व है आप देख रहे हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साउंड वेव्स,
लाइट वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वो मतलब जो एनर्जी होती है वो प्रोपेगेट होती है, उसके 90 डिग्री पे दो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, वो एनर्जी तब प्रोपेगेट होती है। और वो जो वेव्स होती है दो तरह की वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, लेकिन लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये तो अभी आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ये फिजिक्स का मैटर है और वहाँ भी मैथमेटिक्स ही यूज होती है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का। वो सारा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी वोल्टेज वो सब साइनसॉइडल होते हैं। डीसी वोल्टेज अलग होता है, साइनसॉइडल अलग। जो एसी वोल्टेज है वो सब साइनसॉइडल होते हैं, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। ये हो गया। फाइंडिंग एरिया, आप देखते हैं कि कोई ट्रायंगल है या कोई किसी कई टेढ़े मेढ़े एरिया है तो उसको ट्रायंगल टाइप का बना के इसका एरिया भी हम निकालते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही निकालते हैं। वो एस माइनस ए, ये भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है, एस माइनस सी दिस। ये तो एरिया निकालने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। नेविगेशन में भी किसी शिप की पोजीशन जो लाइट हाउस से जब लेते हैं तो जो रेज जाती हैं वो शिप तक, और जो वो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज़ होता है, वहाँ से यूज़ करके हम लोग उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उसकी पोजीशन मेजर करते हैं। तो ये नेविगेशन में यूज़ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने अभी बताया मैंने कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी मैं इसको बताता हूँ ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे में यूज़ होता है। जैसे ही आप कोई सपोज दैट आप ये आपने ले लिया, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं यू स्पीड से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये थीटा एंगल पे आप हैं। देखिए तो यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हॉरिजॉन्टल, यही यू कॉस थीटा होगा, और ये होगा यू साइन थीटा परपेंडिकुलर। ये जो वेलोसिटी है जिस एंगल पे आपने फेंका है, ये वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाता है बॉल को, और ये जो u cos थीटा है, ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टली ले जाती है। तो दोनों का यूज है u। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक u cos थीटा, u sin थीटा। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गई, sin थीटा यहाँ आ गया, यहाँ cos थीटा आ गया। इसको भी थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे अभी, ये कैसे ये कितना तक जाता है, किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसका रेंज ज़्यादा जाएगा। तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, अब हम लोग आते हैं जो मेन चैप्टर है हमारा, जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो पहला है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। तो आइए देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने ये देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है हाई स्कूल में, उसमें जो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। देखते हैं कैसे समझते हैं उन्नयन कोण को और अवनमन कोण को। तो आप देखिए कोई भी एक बिल्डिंग है या कोई है तो वो हाइट होगी, उसकी हाइट बना लेते हैं। ये मान लीजिए ए है पॉइंट, और ये बिल्डिंग का बी बेस है, और ये बिल्डिंग की हाइट के पॉइंट है ए। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं जो कि ए है। यहाँ पे, यहाँ से जो इस पॉइंट का एंगल बनेगा, ये एंगल देखिए, ये एंगल कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ये डिस्टेंस है कुछ, सपोज दैट ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। यही फाइंड करना रहता है। जो सर्वेयर होता है वो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही ये सब कर रहा होता है। जो ये एंगल है, देखिए ये दिस एंगल थीटा, ये जो पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से जो इस पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट बनेगा, ये जो जिस एंगल पे बनेगा इसे ही कहते हैं
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। ये वर्टिकल प्लेन पे ये जो हम लोग थियोडोलाइट मीटर की बात कर रहे थे वो यहाँ पे रखा जाएगा। जो उसका टेलीस्कोप होगा उस पे एक लकड़ी वुडन होता है, उसको इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखते हैं और उसका डायरेक्शन A to B करते हैं और उसको रोटेट करते हैं। टेलीस्कोप को धीरे धीरे रोटेट करते करते किस पॉइंट पे ले जाते हैं, A पॉइंट पे मैक्सिमम, और वो जो एंगल बन जाता है ये वाला एंगल, ये उसी एंगल को मेजर करते हैं और उसके डिजिटल जो रिफ्लेक्टर है या जो उसका आउटपुट है वहाँ पे ये एंगल शो करने लगता है कि भाई ये इस एंगल पे है। तो ये जो थियोडोलाइट मीटर होता है वो यहाँ पे रखा होता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए, यही एंगल जो है जब हम हॉरिजॉन्टल से ये वर्टिकल प्लेन से इस पॉइंट तक देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा चीज जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हमेशा याद रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखा जाएगा और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी वो इस पॉइंट को देखता है, ए पॉइंट को। आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा ऑलवेज फ्रॉम बॉटम और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज फ्रॉम टॉप। तो ये वो कैसे मेजर करता है, इसका एक लाइन हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे जो थियोडोलाइट मीटर रहेगा वो स्टार्ट करेगा मूवमेंट एंगल का, वो यहाँ से यहाँ करता है, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, ये कभी नहीं होगा। ये गलत करते हैं बहुत लोग, जो क्या करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को ये वाला समझ लेते हैं, ये कभी नहीं होगा। वो क्या करता है मीटर, वो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है उससे, जो छत के हॉरिजॉन्टल लाइन से उससे वो एंगल मेक करता है नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका। तो वो जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो थीटा एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए। इस पॉइंट को देख रहा है वो यहां से, तो इसलिए आप पॉइंट ए, वो यहां से वो इस पॉइंट के लिए सेट करेगा, इसलिए आप पॉइंट ए एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए वो इस पॉइंट को ए बी, ये सी ले लेते हैं भाई, सी, ये सी है, ये पॉइंट सी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये ए से देख रहा है ये सी को, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल नहीं होगा डिप्रेशन, ये ध्यान रखिए, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। हाइट एंड डिस्टेंस में यही दो चीज़ है। अगर ये समझ में आ गई तो इसी से आप फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको पता ही है, इसमें यूज़ होगा मोस्टली tan थीटा यूज़ होगा। जो हाइट ये है x अपान मान लीजिए ये बेस y, ये गिवन होगा, ये थीटा निकाल लेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। ये तीन में से दो नॉन होंगे, एक की वैल्यू निकालनी होगी। उसी में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक आदमी यहाँ से चल रहा था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था, देन थोड़ा सा आगे गया, वो 10 मीटर चल के गया, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाएगा। भाई बिल्डिंग है कोई, अगर हम उसके नज़दीक जाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा देखना, ऐसे करके देखना पड़ेगा, हम पहले हैं तो थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा, तो जो एंगल है वो बदलता चला जाएगा, उसी हिसाब से वो डिस्टेंस मेजर होती चली जाएगी। तो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या पूछता है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन किसी उसमें
हाइट मेजर करने में या किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करने में कैसे यूज़ करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण है। आप कभी कंफ्यूज मत होइए। ये जो थीटा होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया गया होगा छत पे, और जो नीचे से अगर हम बिल्डिंग देखते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए होगा। उस पॉइंट तक देखा गया है, मतलब एंगल वहाँ तक उसने थियोडोलाइट मीटर को ले गया, ए पॉइंट तक ले गया है। लेकिन अगर ए पॉइंट से सी को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी सीन बाई हॉरिजॉन्टली टू ग्राउंड एट पॉइंट सी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी, यही दो महत्वपूर्ण है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो उसे घबराइए मत, और उसको बस आप वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप क्वेश्चन करिए। और ये सिंपल फार्मूले 2-3 आप जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वही यूज़ कर दीजिए, आपका जो भी निकालना होगा वो हल मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एक हाइट एंड डिस्टेंस का 1 या 2 एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोगों ने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिया, तो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने और उस एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे करते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे यूज़ करते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए मैंने बहुत बड़ा ले लिया है यार, इससे परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। ये जितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा बस पढ़ने में लगता है कि देख के लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भारी है, लेकिन वो उतना ही आसान होता है। अब आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी क्वेश्चन को उसको पढ़िए और पढ़ते पढ़ते जो कहता जाता है वैसे वैसे बनाते चले जाइए, और वो इतना आसान हो जाता है कि आप मतलब तो बाद में लगता है कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और हम जुट्ठे में परेशान थे। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और जैसे जैसे लिखा वो वैसे वैसे करते हैं। A man wishes to find the height of tower which stands on the horizontal plane. एक आदमी है वो एक टावर की हाइट निकालना चाहता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो खड़ा है। जैसे अब हाइट ये ले लीजिए टावर की, हमने ये टावर की हाइट ले ली। ठीक है, जैसा एक क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने बना लिया। ये टावर की हाइट है और ये हमको पता नहीं है। which stands on the horizontal plane and at a point on this plane he finds the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree। देखिए एलिवेशन, जैसे ही एलिवेशन हुआ इसका मतलब है कि वो टॉप को देख रहा होगा, तो वो एंगल जो है एंगल वो दिया हुआ है, टॉप ऑफ द टावर का एंगल दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल है वो इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, वो दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एक मैन यहाँ इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, ये बना देते हैं इसके बॉटम से बिल्डिंग के, ये टावर की बिल्डिंग को हमने यहाँ मिला दिया। इसको ले लिया ए पॉइंट, इसको ले लिया बी पॉइंट, सबका नॉमिनेशन करते चले जाते हैं। इसको ले लिया सी पॉइंट। इस सी पॉइंट से वो जो आदमी है वो देख रहा है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। वो देख रहा है कि इसको टॉप ऑफ टावर को देख रहा है। इसका मतलब है कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ये सी, ये थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, टू बी 45, ये ही एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब क्या कह रहा है, ऑन वॉकिंग 30 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर। अब वो 30 मीटर टावर की तरफ चलता है। मान लीजिए वो यहाँ आ गया, पॉइंट डी पे चला, ये आ गया 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये 30 मीटर्स, ये 30 मीटर चला है। और आने के बाद फिर वो ही फाइंड्स द करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर वो यहाँ से उस टावर को देखता है, टॉप को, तो उसका एंगल क्या है एलिवेशन का, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड आल्सो हिज ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये हाइट फाइंड करनी है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। देखिए यही हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, कितना आसान है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही देखा वैसे ही 45 डिग्री बना दिया। भाई साहब 30 मीटर चले हैं,
30 मीटर चलने के बाद वो देख रहे हैं, फिर आप फिर से अगर आगे चलोगे तो फिर एंगल ये बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हैं ये 45 है, ये 60 है, यहाँ आगे आएंगे तो 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पे खड़े होंगे तो 90 के पास आ जाएंगे। तो जैसे जैसे टावर के नज़दीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको ये हाइट निकालनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट क्या है, x है। ठीक है भाई, जो निकालना है वो हमको नहीं पता है, तो हमने क्या सपोज कर लिया, हाइट ऑफ टावर x है। अब देखिए अब हमको ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, तो हमको क्या पता है, हमको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 है वो पता है हमको, ये और इनमें रिलेशन दिख रहा है। तो tan 45 इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है 45, दिस एंगल इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू दिस हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC इज इक्वल टू x अपॉन BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू x। देखिए BC इज इक्वल टू x आ गया, मतलब क्या हुआ, हमको अगर x निकाल लेंगे तो दोनों आंसर मिल जाएंगे। आपकी ये पूरी डिस्टेंस भी x ही होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, x हो गई, ये भी x हो गई। tan 45 दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, मतलब 1 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू क्या, BC इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए आपने एक इक्वेशन लगा ली tan 45 यूज करके, अब दूसरा यूज करिए tan 60। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन BD, x अपॉन BD। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, हमको ये डिस्टेंस 30 मीटर दिया है, दिस डिस्टेंस प्लस अगर दिस डिस्टेंस मिल जाएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, x के। तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें, तो हमको क्या निकालना है, DB या BD निकाल लेंगे, तो हमको फिर एक इक्वेशन और मिल जाएगी जिससे कि हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे दिस इंडिकेट्स, BD इधर चला जाएगा, BD इंटू tan 60 इज इक्वल टू x, BD इज इक्वल टू x अपॉन tan 60। tan 60 का मान होता है √3, x अपॉन √3। BD इज इक्वल टू आपका निकल गया x अपॉन √3। अब देखिए भाई साहब, आपने 30 भी निकाल लिया, ये 30 दिया ही हुआ है, ये डिस्टेंस निकाल ली। इस डिस्टेंस को CD प्लस DB करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, CD प्लस DB इज इक्वल टू x। CD की वैल्यू क्या दी हुई है 30 मीटर, प्लस DB क्या दिया हुआ है x बाई √3 इज इक्वल टू x। ये एक इक्वेशन बन गई। अब जब इक्वेशन बन गई तो यहां से हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालिए। अब इसको इधर राइट साइड में ले आइए, क्योंकि x को फाइंड करना तो सारे x एक तरफ होने चाहिए, या तो इस x को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा, इसी को ले चलते हैं इधर, तो 30 इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू x कामन अंडर √3 माइनस 1 अपान √3। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू √3 अपान √3 माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन ये अंडर √3 में आई है। अब अंडर √3 का मान अगर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1.5
732। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, दो जगह √3 आ गया, डिनोमिनेटर में भी √3 आ गया, तो इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, क्योंकि हम दो बार ये लिखना नहीं चाहते, 1.732 यहाँ आया तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक चैप्टर होता है, इसको कहते हैं सर्ड्स। मैथमेटिक्स में रूट को कैसे, डिनोमिनेटर के रूट को कैसे हटाया जाए, उसका भी एक चैप्टर है। उसको हम लोग कहते हैं कि एक सर्ड्स का चैप्टर होता है। उसमें हम लोग अंडर रूट के साथ खेलते हैं कि उसको रिमूव कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे √3 - 1 है, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 + 1 ऊपर नीचे, √3 + 1, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हो गया √3, ये a - b, a + b, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 30√3 × √3 + 1 अपान 3 √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30√3 √3 + 1 अपान, ये हो गया 9 √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये हो गया 2 से कट गया 15, ये हो गया 15, √3 को अंडर कर दीजिए, तो ये हो गया √3 × √3 3 प्लस √3 15, 3 + 1.732। ये कैलकुलेशन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आप इसको 15, 15, 3 और ये कितना हो गया 4.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 71 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 71 मीटर और बेस से जो डिस्टेंस है उसकी टावर की वो भी 71 मीटर्स। तो ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यूज़ हुआ है। इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी के सवाल आएंगे। वो बंदा जो देखेगा वो ऊपर होगा, छत पे होगा, वो नीचे के ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, आप वर्टिकल से एंगल मत बनाइएगा, ठीक है। ओके, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।